Amazon EFS, Elastic File System, is a fully managed service. ये fully managed service होती है that makes it easy to set up, scale, and cost optimize storage in the AWS cloud. ऐसा डेफिनेशन है. डेफिनेशन समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा, बट बहुत ही आसान है इसका मीनिंग. अगर निकाले तो मीनिंग ये है, सपोज आप फॉर एग्जांपल आप सिंगापुर रीजन आपने एडब्ल्यूएस अकाउंट में सिलेक्ट किया, ठीक है, और आपके सिंगापुर रीजन में, आपको पता है सिंगापुर रीजन पता है सभी को, सिंगापुर रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, आप देख सकते हो. सिंगापुर रीजन मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे. लेटेस्ट से मैं सर्विसेज में आया अभी फिलहाल, और लेटेस्ट से मैं EC2 में आया. लेटेस्ट से देख लो आप, सिंगापुर रीजन देखते हैं हम सिंगापुर रीजन देखते हैं. फिलहाल सिडनी में है, सिंगापुर रीजन में आया मैं. देखो सिंगापुर रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन्स है, तो सिंगापुर रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है, आपको पता है, ठीक है. तो सिंगापुर रीजन में आ गया है मैं. सिंगापुर रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, और आपने 2 अवेलेबिलिटी जोन में एक एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया. आपने क्या किया, आपका सिंगापुर रीजन है ये पूरा, ठीक है. सिंगापुर रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन है, सिंगापुर रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, पहला, दूसरा और तीसरा. 3 अवेलेबिलिटी जोन है. आपने क्या किया, एक EC2 इंस्टेंट यहाँ पे लॉन्च किया, EC2, दूसरा EC2 यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है. और आपको क्या करना है अभी, और आपको एक स्टोरेज चाहिए. क्या चाहिए आपको, एक स्टोरेज चाहिए, और आपको स्टोरेज कॉमन देना है. देखो ये स्टोरेज है, यहाँ पे स्टोरेज मैंने कुछ लिखा है ऐसे, और यहाँ पे इसको नाम दिया स्टोरेज. स्टोरेज है. आपको क्या करना है, ये जो EC2 इंस्टेंट है, यहाँ पे आपने लिनक्स लॉन्च किया, अमेजॉन लिनक्स, अमेजॉन अमेजॉन लिनक्स है. और आपने दूसरा अमेजॉन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है, अमेजॉन लिनक्स सर्वर है एक्चुअली. तो आपको क्या करना है, आपको ये स्टोरेज के साथ दोनों को भी क्या करना है, शेयर करना है रिसोर्सेस. अमेजॉन ये EC2 इंस्टेंट है, पहला अवेलेबिलिटी जोन है फ्रेंड्स. ये वाला आपका जो है ये अवेलेबिलिटी जोन फर्स्ट है, एजेड फर्स्ट. ये आपका एजेड फर्स्ट है, अवेलेबिलिटी जोन 1. इसके अंदर आपने एक EC2 इंस्टेंट लॉन्च किया. अवेलेबिलिटी जोन 2 के अंदर सेकंड EC2 इंस्टेंट लॉन्च किया, ठीक है. और आपने साथ में कौन सी OS ली, अमेजॉन लिनक्स ली. यहाँ पे भी आपने अमेजॉन लिनक्स ली. आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ऐसा स्टोरेज चाहिए जो स्टोरेज ये दोनों भी एक्सेस कर पाए कॉमनली. आपको ऐसा स्टोरेज चाहिए कि ये स्टोरेज दोनों भी कॉमनली एक्सेस कर पाए. ऐसे इसको लिमिट नहीं होती. देखो फ्रेंड्स, अभी तो मैंने 2 अवेलेबिलिटी जोन ली है यहाँ पे, आप तीसरा भी ले सकते हो. आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक EC2 इंस्टेंट लॉन्च किया, अमेजॉन लिनक्स दिया, इस स्टोरेज के साथ आप अटैच कर सकते हो. तो मेरा बोलना ये है कि आपको आपका रिसोर्स, रिसोर्स मीन्स आपका जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज आपको क्या करना है, कॉमन रखना है सभी के लिए. मीन्स क्या, कि यहाँ पे कोई काम करेगा अपना डेटा इस स्टोरेज में रखेगा, सेम डेटा ये एक्सेस कर पाएगा अवेलेबिलिटी जोन 2 वाला यूजर, या अवेलेबिलिटी 2 वाला यूजर इसमें अपना डेटा रखेगा, सेम डेटा ये एक्सेस कर पाएगा अवेलेबिलिटी जोन 1 वाला. ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है, ऐसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है. तो ऐसी रिक्वायरमेंट कैसे सेटिस्फाई करूंगा मैं, तो उसके लिए मुझे EFS का इस्तेमाल करना पड़ेगा. EFS स्टैंड्स फॉर इलास्टिक फाइल सिस्टम. नाम में ही पूरा आप मीनिंग आ गया, इलास्टिक है ये, इलास्टिक फाइल सिस्टम है ये, ठीक है. तो ये इलास्टिक फाइल सिस्टम से आप आपका स्टोरेज लिनक्स के एनवायरनमेंट में शेयर कर सकते हो. अब ये EFS का ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ लिनक्स के लिए अप्लीकेबल है. ये किसके लिए अप्लीकेबल है, लिनक्स, लिनक्स का ही इस्तेमाल करना होगा हमको. विंडोज चलेगा नहीं, मैकिंटोश चलेगा नहीं, आपको लिनक्स का ही सर्वर इस्तेमाल करना पड़ेगा. कोई भी लिनक्स चलेगा. तो मैं जो लैब लूंगा उसमें अमेजॉन लिनक्स का इस्तेमाल करूंगा. और ये जो EFS की
ये जो ईएफएस की सर्विस है ये कुछ अवेलेबिलिटी जोन में ही है सिर्फ, सभी अवेलेबिलिटी जोन में नहीं है, इन सभी रीजन्स में नहीं है ये सर्विस, कुछ ही रीजन्स में है। तो मैं यहाँ पे जो अभी लैब लेना वाला हूँ, तो मैं सिंगापुर रीजन ट्राई करूंगा। तो सिंगापुर रीजन में मैं क्या करूंगा, इसको लॉन्च करके देखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक स्टोरेज बनाऊंगा सबसे पहले, उसका नाम रहेगा ईएफएस, और उस स्टोरेज के अंदर जो भी है उस स्टोरेज को शेयर करूंगा दो 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 EC2 के साथ। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू शेयर माय स्टोरेज विथ टू। मैं कित मैं मैक्सिमम लोगों के साथ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है 2 के साथ ही करो। जितना मैं देखो, जितना मैंने मैंने मेरा जो वीपीसी है ना, वीपीसी अवेलेबिलिटी जोन का एक वीपीसी रहेगा, अवेलेबिलिटी जोन का सेकंड वीपीसी रहेगा, 2 वीपीसी रहेंगे 2 जोन के। तो मैं मेरे वीपीसी के अंदर नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंट क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। तो सपोज मैंने अवेलेबिलिटी जोन में 10 EC2 इंस्टेंट क्रिएट किए, अवेलेबिलिटी जोन 2 में मैंने 10 EC2 इंस्टेंट्स क्रिएट किए, तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। 20 को मैं इस स्टोरेज के साथ शेयर कर सकता हूँ। और इसके स्टोरेज की कुछ लिमिट नहीं है फ्रेंड्स, इसके स्टोरेज की कुछ लिमिट नहीं है। बट आपको स्टोरेज का पैसा देना पड़ेगा, पर जीबी वैसा उसका बिल बनेगा आपका। ये थोड़ा कॉस्टली जाता है, बट रिक्वायरमेंट रहती है कि आपका डेटा कॉमन रहना चाहिए, है ना। और ये जो सर्विस है, ये सर्विस सिर्फ रीजन सर्विस है। ये सर्विस कैसी है, रीजनल सर्विस है। सिर्फ आप सिंगापुर रीजन में कर सकते हो, ये सिंगापुर रीजन का डेटा आप किसी और दूसरे रीजन में नहीं शेयर कर सकते, सिर्फ सिंगापुर के अंदर ही आपका डेटा शेयर होगा। जो भी आपका EC2 है उसके विद इन ही शेयर रहेगा वो, ओनली फॉर सिंगापुर। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो भी सिडनी का डेटा सेंटर है, तो वो वहां तक सीमित रहेगा, ऐसे नहीं आपने सिंगापुर से उसको एक्सेस किया नहीं। ठीक है, तो ये स्टोरेज है, इसका नाम है इलास्टिक फाइल सिस्टम। अब इसके लाभ हम करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आया हूँ यहाँ पे, अब मैं जाऊंगा सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद मैं देखो स्टोरेज में जाऊंगा, ये स्टोरेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे S3 है और यहाँ पे EFS है, EFS स्टैंड्स फॉर इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है इलास्टिक फाइल सिस्टम के। ठीक है, मैंने क्लिक किया अभी फिलहाल। देखो यहाँ पे चार्जेस दिए, प्राइसिंग दी है, स्टैंडर्ड स्टोरेज $0.36 पर जीबी, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अब इसमें भी स्टोरेज के ऑप्शंस है, जैसे आप करना चाहते हो, ये प्राइसिंग है इसकी। तो फिलहाल हम प्रैक्टिकल की तरफ गौर करते हैं। क्रिएट फाइल सिस्टम, हम EFS फाइल सिस्टम बनाते हैं, इसका नाम है अमेजॉन इलास्टिक फाइल सिस्टम, स्केलेबल, इलास्टिक, क्लाउड नेटिव, है ना। तो ये कहाँ पे यूज होती है, ये मोस्ट ऑफ यूज होती है बिग डेटा एनालिटिक्स में। जो बिग डेटा एनालिटिक्स है, मेरा बहुत ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा, तो मैं सेव कहाँ पे करूँ, तो मैं ऐसा स्टोरेज बनाऊं जहां पे सभी का डेटा कॉमन रहेगा। तो बिग डेटा के इसमें इसका इस्तेमाल होगा, आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि ये स्टोरेज बिग डेटा एनालिटिक्स में यूज हो सकता है क्या, आपको बताना है हाँ। आप या आपको सवाल पूछ सकते हैं वेदर दिस स्टोरेज में यूज, आपको बताना है कि बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो आपका आंसर सही रहेगा। ऐसा स्टोरेज जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, बट आपको जो भी स्टोर करना है उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं अभी। क्रिएट फाइल सिस्टम, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मैं इस फाइल सिस्टम का कुछ नाम देना चाहता, तो इसका मैंने नाम दिया फॉर एग्जांपल, कुछ भी नाम दे सकता हूं मैं। तो इसका नाम दिया ABCD और XYZ स्टोरेज, XYZ स्टोरेज। अब यहाँ पे बोला है, देखो आप देखो, यहाँ पे बोला है वर्चुअल प्राइवेट VPC, वर्चुअल प्राइवेट VPC क्या बोला है यहाँ पे, डिफॉल्ट दिया है यहाँ पे, देखो आपको डिफॉल्ट रखना है, कस्टम नहीं करना है आपको। अभी कस्टम भी कर सकते हैं आप, बट मैं अभी डिफॉल्ट ही दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था VPC कैसे होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कैसे होता है। दो टाइप का होता है, एक डिफॉल्ट होता है, एक कस्टम होता है। कस्टम वाला मीन्स कौन सा, जो हम खुद बनाते हैं, और डिफॉल्ट वाला कौन सा, जो AWS ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, उसको बोला जाता है डिफॉल्ट। तो हम डिफॉल्ट वाला ही लेंगे। अब मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं इसको कस्टमाइज करूंगा फ्रेंड्स। मैं इसको क्या करूंगा, कस्टमाइज करूंगा। तो मैंने कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है, तो देखो कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया फिलहाल। ठीक है, ये होने के बाद क्या करना है आपको, आपको डाउन आना है, थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये यहाँ पे टैक्स ऑप्शनल बोल रहा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, रिमूव टैग।
इसको कुछ नेम देना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने नेम दे दिया है, अब नेम देने की कोई बार बार जरूरत नहीं है, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव टैग। अब मैं करूंगा नेक्स्ट, मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको दिख जाएगा अवेलेबिलिटी जोन। देखो अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है, 1A है, ये 1B है, ये 1C है फ्रेंड्स। अवेलेबिलिटी जोन 1A, 1B और 1C, तीन अवेलेबिलिटी जोन्स है। उसका सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप है। ये देखो ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप है, इसका नाम देखो SG। ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिक्योरिटी ग्रुप। मैं नोटपैड पे आऊंगा और इसको कॉपी करूंगा, एक सिक्योरिटी ग्रुप मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये सिक्योरिटी ग्रुप है इसका। मैं क्या करूंगा उसके बाद, मैं नेक्स्ट करूंगा। फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट करूंगा फिलहाल। तो मैंने नेक्स्ट करना है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, नेक्स्ट किया मैंने। यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, चेंजेस नहीं करना है आपको। नेक्स्ट किया मैंने, ठीक है। अब इतना हो गया मेरा। ये देखो ये पूरा मेरा स्क्रीन बन गया अभी। फिलहाल ये समरी है, यहाँ पे पॉलिसी है, फाइल सिस्टम पॉलिसी। मैं कुछ भी नहीं लगाना चाहता, मैं कुछ चेंजेस भी नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। स्टोरेज का नाम दिया है XYZ स्टोरेज। मैं डाउन आया अभी फिलहाल, और क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा बस। तो मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया। अब जैसे मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, अब क्या है, अब कौन सा मसला है मेरा, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपने क्रिएट फाइल सिस्टम जो है आपका भी, यहाँ पे आपने ये देखो, ये आपका फाइल सिस्टम बन गया ना XYZ स्टोरेज। अभी आपका कौन सा फाइल सिस्टम बन गया, XYZ स्टोरेज। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक किया आपने। और आपको किसके ऊपर क्लिक करना है, अटैच के ऊपर क्लिक करना है। देखो अटैच के ऊपर क्लिक करना है, जो मैंने कर दिया अभी। अटैच के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएगा फ्रेंड्स। अटैच के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। आ गया ऑप्शन, आपको दिख रहा है कुछ ऑप्शंस, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। अभी क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। ये मुझे दिया रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा मेरे स्क्रीन के लिए, ये मुझे याद नहीं करना है। मुझे सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट कमांड ही याद करनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दो EC2 इंस्टेंट क्रिएट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, दो EC2 इंस्टेंट क्रिएट करूंगा। तो मैं जाऊंगा AWS कमांड में, यहाँ पे AWS में जाऊंगा मैं। EC2 इंस्टेंट आपको पता ही है, EC2 इंस्टेंट कैसे क्रिएट किया जाता है आपको पता है। तो मेक श्योर आपको देखना है कि आपका अवेलेबिलिटी जोन या आपका रीजन ये सिंगापुर रहना चाहिए, है ना। मैंने EFS कहाँ पे बनाया है, सिंगापुर के लिए बनाया है, तो आपका कौन सा रहना चाहिए, सिंगापुर रहना चाहिए। एशिया पैसिफिक सिंगापुर ऑलरेडी है। मैं जाऊंगा अभी सर्विसेज में, मैं जाऊंगा मैं अभी EC2 में, ठीक है। मैं EC2 में गया फिलहाल, और इंस्टेंट रनिंग कुछ भी नहीं है, क्रिएट करना है मुझे। और मैं करूंगा लॉन्च इंस्टेंट, लॉन्च इंस्टेंट करूंगा मैं इसमें। अब मुझे रिफ्रेश करना है, लोडिंग एरर बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको अमेजॉन, राइट, अमेजॉन लिनक्स दिख रहा है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, राइट। उसके बाद क्या करना है, कॉन्फ़िगर इंस्टेंट डिटेल्स करना है, ये करना है मुझे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है, इतनी एकदम सिंपल सेटिंग्स है देखो। सबसे पहले नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1 है, करेक्ट है ये। डिफॉल्ट है ये, देखो ये जो है ना आपका VPC डिफॉल्ट है, नेटवर्क आपका डिफॉल्ट है। VPC मीन्स आपका नेटवर्क डिफॉल्ट है, ये ऐसे ही रहने देना है। सबनेट आपने कौन सा लेना है, 1A लेना है। देखो कौन सा लेना है आपने, 1A सबनेट लेना है, तो मैंने 1A सबनेट ले लिया। और यूज सबनेट सेटिंग इसको इनेबल ऐसे ही रख देना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यूज सबनेट सेटिंग इनेबल करके रखा है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है ऑप्शन। आपको कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। आज स्टोरेज, स्टोरेज में भी कुछ नहीं करना है, और नेक्स्ट करूंगा। एड टैक्स, इसको नाम दूंगा मैं, इसको नेम दूंगा, नेम। नेम क्या देना है इसको, आप जो मर्जी चाहे वो दे सकते हो। इसको मैं नेम दे देता हूँ सिंगापुर, सिंगापुर AZ अवेलेबिलिटी जोन A। कौन सा अवेलेबिलिटी जोन है, ए वाला है ना, सिंगापुर अवेलेबिलिटी जोन ए, ये इसका नेम है। मैं करूंगा कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे जाऊंगा। SSH ही लेना है ना, सिक्योर्ड शेल प्रोटोकॉल आपको लगेगा। सोर्स कस्टम में जाके एनीवेयर करना है, आपको पता है इसको एनीवेयर ही करना है करके। रिव्यू एंड लॉन्च कर देना है, हो गया, और इसको लॉन्च कर देना है। और यहाँ पे अभी की पेयर का नाम रखूंगा मैं कुछ, क्रिएट ए न्यू की पेयर। तो मैं बोलूंगा इसको नाम दे दूंगा, कॉमन नाम मैं दे सकता, कॉमन, कॉमन
की पेयर नाम दे दिया, मुझे कॉमन ही रखना है ना, बार बार कहे मैं नया नया की पेयर नहीं बनाना चाहता, तो कॉमन की पेयर नाम दिया मैंने इसको, क्रिएट अ न्यू की पेयर, डाउनलोड करके दिया इसको, और मैंने बोला लॉन्च इंस्टेंट, अभी इंस्टेंट लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्च हो रहा, तब तक मैं मेरा दूसरा भी इंस्टेंट लॉन्च कर देता हूँ। पहला तो लॉन्च हो रहा अभी फिलहाल, सेकंड लॉन्च करता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंट, फिर से सिलेक्ट करना है अमेजॉन लिनक्स 2 AMI, किया मैंने। नेक्स्ट क्या करना है, कॉन्फ़िगर इंस्टेंट डिटेल्स करना है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना है, नेटवर्क एज इट इज रहने देना है। सबनेट में जाना है और आपको बी सिलेक्ट करना है, ए सिलेक्ट कर चुके हो आप अभी, अब बी सिलेक्ट करना है आपको, मैंने बी कर दिया। ये जो है ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, इसको ऐसे के ऐसे रहने देना है। यूज सबनेट सेटिंग इनेबल, सबनेट का सेटिंग ले लेगा बाय डिफॉल्ट में। एज स्टोरेज नेक्स्ट करूंगा, इसका नाम देना पड़ेगा मुझे, नेम टैग है ना, इसको नेम नाम दूंगा कुछ, नाम क्या देना है, बी देना है इसको। अवेलेबिलिटी जोन बी है ये, है ना, सिंगापुर में अवेलेबिलिटी जोन बी है, तो इसका नाम बी दूंगा मैं। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, तो ले लिया इसने SSH, एनीवेयर कर दूंगा मैं इसको, आपको पता है ये स्टेप। रिव्यू एंड लॉन्च करूंगा मैं, और इसको भी लॉन्च कर दूंगा। और यहाँ पूछेगा ये चूज एग्जिस्टिंग की पेयर, तो मैं बोलूंगा यस। कौन सी है, कॉमन, कॉमन है ना, कॉमन की पेयर है, तो कॉमन की पेयर। और है मैं एक्नोलेज करूंगा, आई एक्नोलेज, और इसको लॉन्च बोलूंगा, लॉन्च इंस्टेंट, तो ये भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद मैं व्यू इंस्टेंट में जाऊंगा, ये तो हो रहा है फिलहाल लॉन्च। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। कौन सी सेटिंग करना है देख सकते हैं आप। मैं क्या करूंगा, ये इंस्टेंट जब तक लॉन्च नहीं होते, ठीक है, ये लॉन्च हो ही रहे हैं अभी, इनिशियलाइजिंग स्टेज में है, तो मैं क्या करूंगा, पहले को सिलेक्ट करूंगा, सिंगापुर AZ1 को सिलेक्ट करूंगा, इसमें एक्शंस में जाऊंगा, और मैं सिक्योरिटी में जाऊंगा। देखो फ्रेंड्स, मैं कहाँ पे जाऊंगा, सिक्योरिटी में जाऊंगा, मैं गया सिक्योरिटी में। उसके बाद बोलूंगा मैं चेन सिक्योरिटी ग्रुप, चेन सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप हमने दिया है SSH वाला, यहाँ पे जाऊंगा सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे बोल रहा ना सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैंने नोटपैड पे कुछ लिखा था, याद है आपको, नोटपैड पे मैंने कुछ लिखा था, SG ये लिखा था ना, याद है ना आपको, कॉपी पेस्ट करना है आपको यहाँ पे। ये किसका सिक्योरिटी ग्रुप है, ये उस रीजन में जो अवेलेबिलिटी जोन है, ये उसका सिक्योरिटी ग्रुप है। ये देखो आपको मिल गया यहाँ पे, यहाँ पे आ जाने के बाद देखो आपको क्या करना है, इसमें एंटर करना है, डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है, और ऐड सिक्योरिटी ग्रुप करना है। क्या करना है, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप, तो ये ऐड हो गया यहाँ पे, और आपको सेव करना है उसके बाद, तो ये हो गया सेव। ठीक है, वैसे आपको बी के लिए भी करना है, तो बी को क्लिक करना है, एक्शंस में जाना है। ठीक है, एक्शंस में जाने के बाद क्या करना है, सिक्योरिटी में जाना है, चेन सिक्योरिटी ग्रुप करना के ऊपर ऑप्शंस में जाना है, सर्च सिक्योरिटी ग्रुप जो आपने नोटपैड पे लिखा था उसको पेस्ट करो, यहाँ पे दिख गया आपको, इसको सिलेक्ट करो, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप बोलो, और इसको सेव कर दो। हो गया इतना काम आपका। इतना काम होने के बाद अभी आपको इंस्टेंट को, जब दोनों भी लॉन्च हो जाएंगे, उसके बाद हम कुछ चीजें करेंगे, तो उसके पहले क्या कर लेता हूं मैं, पीपीके फाइल बना लेता हूं। मैंने जो कीपेयर ऑलरेडी डाउनलोड की थी, उसको मैं डिक्रिप्ट करके की कीपेयर बना देता हूं। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और पुट्टीजन में जाऊंगा मैं, पुट्टीजन सभी को पता है, पुट्टीजन पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे लोड करूंगा, किसको लोड करूंगा, जो मेरी प्रीवियस की पेयर है जो मैंने डाउनलोड की अभी, उसका नाम क्या है, कॉमन की पेयर, है ना, कॉमन की पेयर नाम है, क्रिएशन डेट भी दिख जाएंगे आपको, राइट। इसको आपने ओपन करना है, ओके करना है, सेव करना है। सेव करोगे तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, तो मैं नाम दे देता इसको कॉमन की पेयर, कॉमन की पेयर नाम दे दिया मैंने। डॉट पीएम है तो उसको मैं हटा दूंगा, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपका खुद का नाम भी आप दे सकते हो उसको, कोई कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने इसको नाम दिया कॉमन कीपेयर, वही नाम दिया, बट उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा, वो डॉट पीपीके हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो इसको मैंने अभी फिलहाल सेव कर देना है, तो इसको मैंने सेव कर दिया फिलहाल, ये हो गया अभी मेरा। अभी क्या करना है मुझे, ये देखो ये हो गया मेरा, अभी मुझे देखना है वेदर माई इंस्टेंसेस आर लॉन्च और नॉट, वेदर माई इंस्टेंसेस आर लॉन्च और नॉट। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, स्टेटस देख लूंगा, स्टेटस मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे इंस्टेंट लॉन्च हो चुके हैं। अभी मैंने एक फाइल सिस्टम भी बनाया है, मुझे उसको दोनों के साथ शेयर करवाना है। क्या करवाना है,
दोनों के साथ शेयर करवाना है। तो मैं अभी इसको मिनिमाइज कर दूंगा, ठीक है, मिनिमाइज कर दिया। अभी मैं मोबैक स्ट्रीम में जाऊंगा। देखो मोबैक स्ट्रीम आपको पता है ना, मोबैक स्ट्रीम के बारे में, ठीक है। तो ये आपको पता है मोबैक स्ट्रीम, अभी ये जब ओपन होगा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे सेशन है, सेशन, एसएसएच में जाऊंगा, सेशन पे ऊपर क्लिक किया मैंने। देखो सबसे पहले मैंने कहाँ पे क्लिक किया, सेशन, एसएसएच पे क्लिक किया। होस्ट, रिमोट होस्ट बोलेंगे तो इसको मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। किसका पब्लिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा? सिंगापुर AZA का पब्लिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। आपको पता है पब्लिक आईपी एड्रेस, है ना। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया इसको, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ना। और आपको फिर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, एडवांस एसएसएस सेटिंग, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। यूज प्राइवेट की, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। प्राइवेट की का नाम आपको पता है, नाम क्या है प्राइवेट की का? पीपीके है ना। कौन सी है आपकी प्राइवेट की? कॉमन की पेयर डॉट पीपीके, ये दिख रहा है ना आपको, नोटपैड जैसा, ये आपका है फाइल। इसको ही आपको टिक करना है, जहाँ पे नोटपैड जैसा दिखता है उसको टिक करना है, ओपन करना है, ओके कर देना है, बस हो गया। अब ये बोलेंगे लॉगिन एज, तो आपको लिखना है EC2 यूजर, लॉगिन एज EC2 यूजर। ये देखो मैं उसके अंदर आ गया, पहले मशीन के अंदर मैं आ गया अभी फिलहाल, ठीक है। अब मैं दूसरा मशीन लॉन्च करना चाहता, सेशन में जाऊंगा, ठीक है, सेशन में गया मैं, SSH पे जाऊंगा, और दूसरे मशीन का आईपी मुझे टाइप करना है फिलहाल, ठीक है। तो मुझे जाना है, ये पहला मशीन है AZA का। अब बी का मशीन, इसका पब्लिक आईपी देखूंगा मैं। इसका पब्लिक आईपी कौन सा है? देखो नेटवर्किंग में आपको दिख जाएगा इसका पब्लिक आईपी, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है सिंपली। AZB में हो, पब्लिक आईपी, नेटवर्किंग में जाओ, उसको कॉपी करो, 54.169 कुछ है, ठीक है। कॉपी किया मैंने, मैं यहाँ पे आया, रिमोट होस्ट में मैंने उसको पेस्ट किया। एडवांस एसएसएस सेटिंग में गया मैं, यूज प्राइवेट की पे गया मैं, यहाँ पे गया मैं, ये फोल्डर जो है, और यहाँ पे कॉमन की पेयर है ना, डिफरेंट नहीं है, दोनों का मैंने सेम ही रखा है। इसको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, ओके कर देना है बस। और यहाँ पे EC2 यूजर लिखना है, EC2 यूजर, इतना मैंने कर दिया, ठीक है। और मैं बोलूंगा क्लियर, ठीक है। तो ये पहला स्क्रीन है। देखो आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस है, पहले मशीन का प्राइवेट आईपी एड्रेस, दूसरे मशीन का प्राइवेट आईपी एड्रेस डिफरेंट है ना। ये 172 है, ये ये 172 31 44 38, ये कितना है, 172 31 18 6, डिफरेंट है ना, दोनों मशीन डिफरेंट है। पहली मशीन अवेलेबिलिटी जोन ए की है, दूसरी मशीन अवेलेबिलिटी जोन बी की है ना। अब मैं क्या करूंगा, पहले मशीन के ऊपर आऊंगा। देखो अवेलेबिलिटी जोन ए की जो मशीन है, पहला जो टैब है, उसके अंदर आऊंगा मैं। और उसके अंदर आने के बाद मुझे कुछ कमांड्स टाइप करनी है, ठीक है। तो कमांड्स कौन सी है? बहुत ही आसान कमांड्स है, लिनक्स की कमांड है एक्चुअली वो कमांड मुझे टाइप करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा सुपर यूजर कैन डू, SUDO, सूडो लिखना पड़ेगा। ये जो है ना डॉलर आपको दिख रहा, ये डॉलर मीन्स मेन यूजर हो गया, ये डॉलर मीन्स नॉर्मल यूजर हो गया। मुझे सुपर यूजर एक्सेस देना पड़ेगा मेरे मशीन को। सुपर यूजर मीन्स क्या, इस सिस्टम का जो ओनर है उसको सुपर यूजर बोला जाता, ठीक है। डॉलर ये सुपर यूजर नहीं है, तो इसके पास उतना पावर्स नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सूडो बोलूंगा, सूडो मीन सुपर यूजर, फिर लिखूंगा मैं SU, सुपर यूजर कैन डू, आइपन लिखूंगा, एंटर करूंगा। देखो डॉलर से मैं अभी हैश बन गया है यहाँ पे, दिख रहा है आपको। अब मुझे क्या करना है, वो फाइल सिस्टम जो मैंने बनाई है अभी फिलहाल, उसको इसके साथ अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए EFS यूटिलिटी नाम का एक सॉफ्टवेयर रहता है, एक यूटिलिटी रहती है, उसको मुझे इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड है SUDO, जो मैंने EFS फाइल सिस्टम बनाया है, उसको इसके साथ मुझे क्या करना है, अटैच करना है। क्या करना है, नोटपैड पे देखो आप, नोटपैड पे देखो आप, आपको क्या करना है, आपका अवेलेबिलिटी जोन ये है ना, ये वाला, और ये अवेलेबिलिटी जोन बी है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे हो, आपने ये बना दिया है, दोनों भी आपने बना दिए है। अभी क्या करना है आपको, आपको इसको इसके साथ अटैच करना है। अब अटैच करने के लिए तो ऐसे तो होगा नहीं, कुछ यूटिलिटी लगेंगी, या कुछ सॉफ्टवेयर लगेगा, यूटिलिटी लगेंगी, वो उसको मुझे इंस्टॉल करना है मेरे सर्वर में। तो विंडोज में कैसे हम डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 करते हैं ना, ऐसे नहीं चलता लिनक्स में। लिनक्स में कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मुझे कमांड देनी पड़ती, तो कमांड है sudo am,
YUM, यम, sudo yum install, sudo yum install, सॉफ्टवेयर का नाम है -y, उसके बाद अमेजॉन, ठीक है, हाइपन EFS, है ना, EFS और यूटिल्स, यूटिल्स, ये सॉफ्टवेयर है। और आपको क्या करना है, फिर एंटर कर देना है, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो पैकेजेस इसके इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए अभी फिलहाल, ठीक है। कंप्लीट दिखा रहा है आपको स्टेटस, कोई मसला नहीं है, ये हो गया अभी। अब मैं क्या करूंगा, एक एक फोल्डर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं, एक फोल्डर बनाऊंगा। अब ये फोल्डर बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा, डेफिनेटली कमांड यूज करनी पड़ेगी, है ना। विंडोज में राइट क्लिक करके हम बनाते हैं ना न्यू फोल्डर, वैसे नहीं चलता यहाँ पे लिखना पड़ता sudo mkdir मेक डायरेक्टरी EFS, उस फोल्डर का नाम मैंने फॉर एग्जांपल EFS दिया। क्या दिया मैंने, उस फोल्डर का नाम EFS। तो मैंने एंटर कर देना है। अब मैंने तो एंटर कर दिया है अभी। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैंने जो EFS फाइल सिस्टम में मुझे कुछ मिला था, देखो यहाँ पे ये मिला था कुछ मुझे, यूजिंग NFS क्लाइंट, ये दिख रहा है आपको, इसको आपको कॉपी करना है। तो मैंने ये कॉपी कर दिया, और इसको कहाँ पे पेस्ट करना होगा मुझे, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा उसको, जो भी मैंने लिखा इसको यहाँ पे मुझे पेस्ट करना होगा, और एंटर करना है मुझे। तो ये उसके साथ अटैच हो जाएगा अभी फिलहाल। देखो इसको माउंटिंग बोला जाता फ्रेंड्स, देखो ये कमांड है यहाँ पे माउंट, ये माउंटिंग बोला जाता। अब ये क्या होगा, EFS जो फोल्डर है ना, एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने क्या किया अभी फिलहाल, पहले तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, है ना, और मैंने, ये मेरा EC2 इंस्टेंट है, जो भी लिनक्स लिनक्स है, यहाँ पे लिनक्स है। मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर का नाम है EFS। फोल्डर का नाम दिया मैंने EFS, MKDIR कमांड यूज किया। पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके बाद एक फोल्डर बनाया EFS। अब इस फोल्डर को मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर के साथ मेरा जो स्टोरेज है उसको मैं माउंट करूंगा। मेरा जो स्टोरेज है उसको क्या करूंगा, मैं माउंट करूंगा, माउंट, ठीक है। माउंट किया, उसके लिए कैसा माउंट करूंगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कमांड दी है, यूजिंग NFS क्लाइंट, ठीक है, ये कमांड दी है। ये कमांड मैंने इसके अंदर एंटर की है, मोबाइल स्ट्रीम के अंदर। तो ये उसके साथ माउंट हो गया। अब माउंट हुआ कि नहीं हुआ, मुझे देखना है। मेरा EFS स्टोरेज इसके साथ जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था उसके साथ माउंट हुआ या नहीं हुआ, वो मुझे देखना है। तो मैं कैसे देखूंगा, एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। आपने क्या करना है, चेंज डायरेक्टरी करके देखना है CD, या आपने सबसे पहले देखना है LS, लिस्टिंग क्या है, LS देखना है, LS मीन्स लिस्टिंग। EFS आपको दिख रहा है, LS टाइप करने के बाद लिस्टिंग, कौन कौन सी फाइल प्रेजेंट है, फोल्डर EFS प्रेजेंट है, लिस्टिंग किया। उसके बाद क्या करो, CD, चेंज करो डायरेक्टरी, EFS लिखो, EFS लिखा, EFS देखो यहाँ पे अभी EFS आ गया है, देखो आप यहाँ पे क्या गया, EFS आ गया। मैं EFS के फोल्डर के अंदर आ गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर कुछ फाइल रखूंगा, क्या रखूंगा, इसके अंदर कुछ फाइल्स रखूंगा। फाइल कैसे रखूंगा मैं, तो एक मुझे फाइल बनानी पड़ेंगी कुछ, तो मैं इसके अंदर फाइल बना देता हूँ। तो फाइल बनाने के लिए कमांड है टच, TOUCH, टच, टच नाम की कमांड है। और मैं नाम दूंगा फाइल का, मेरा नाम दूंगा, ठीक है। और इसको मुझे 10 फाइल बनाना है, तो डॉट डॉट 10 फाइल बनाओ। फाइल का फॉर्मेट क्या चाहिए आपको, फाइल का फॉर्मेट आपको फॉर एग्जांपल चाहिए TXT, TXT टाइप करो, 10 फाइल बन जाएंगी आपकी। चेक करो बनी कि नहीं बनी, देखो 10 फाइल बन गई, 10 फाइल बन गई ना यहाँ पे, आप देख सकते हो 10 फाइल बन बन गई यहाँ पे, राइट। अब आपको उसको और अच्छे तरीके से देखना है, तो आप देख सकते हो LS-I, देखो 10 फाइल बन गई, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा उसका, ठीक है। नोड नंबर मिल जाएंगे, इसको बोला जाता है नोड नंबर। नोड मीन्स फाइल का नोड कौन से नंबर का है, ये आपको पूरा फाइल मिल गया, ये 10 के 10 फाइल मैंने क्रिएट किया। अब इस फाइल के अंदर मैं कुछ लिखूंगा, तो लिखने के लिए मुझे एडिटर लगेगा, है ना। तो लिखूंगा VI या VIM, दो टाइप के एडिटर आते हैं, ठीक है। तो मैंने विम एडिटर यूज करना है। और मैंने कोई भी फाइल उठाई मैंने, तो मैंने उठाई विराज, विराज1.txt, एक फाइल उठाई। इसके अंदर मैंने कुछ कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, मैं फोल्डर में आया, कंप्यूटर में आया, इसके अंदर मुझे कुछ कॉपी पेस्ट करना है, तो एक टेक्स्ट फाइल मैं देखूंगा। तो मैंने, मेरे पास ऑलरेडी है एक लिनक्स का सिलेबस जो है वही उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ मैं। कॉपी किया मैंने यहाँ पे, पेस्ट किया, कंट्रोल V किया मैंने यहाँ पे,
ठीक है, कंट्रोल पी, ओके किया मैंने। ठीक है, ये लिनक्स का पूरा सिलेबस है। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ टेक्स्ट फाइल इसके अंदर कॉपी की, मैंने एस्केप करना है, WQ करना है। ठीक है, और आपको देखना है इसके अंदर सही में है कि नहीं है। मैं अभी क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, क्लियर, क्लियर किया मैंने। और मैंने क्या किया फिर, कैट, कैट स्टैंड फॉर कैटलॉग। कैटलॉग किसका, कौन सी फाइल आपको देखना है, उसके अंदर क्या है, viraj1.txt। देखो इसके अंदर इतना सारा लिनक्स का सिलेबस है, अबाउट लिनक्स, फॉर यू ऑफ लिनक्स, ये फाइल के अंदर का प्रेजेंट है। ठीक है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, ऐसा कुछ है, राइट। क्लियर किया मैंने इसको अभी, ये हो गया। तो मैंने क्या किया फिलहाल, मैंने एक फोल्डर बनाया, मैंने फाइल ये जो है ना माउंट EFS फोल्डर बनाया, इसको मैंने माउंट के साथ अटैच किया, माउंट किया इसको, किसके साथ माउंट किया मैंने, EFS के साथ माउंट किया। मैंने इलास्टिक फाइल स्टोरेज बनाया था ना, EFS, इसके साथ इसको, ये फोल्डर को माउंट किया। तो मैंने क्या किया, कुछ फाइल बनाई है ना, viraj1.txt 10 फाइल बनाई, ये 10 फाइल इसके अंदर रखी मैंने फिर, है ना, EFS जो स्टोरेज मैंने बनाई इसके अंदर रखी। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा सेकंड मशीन जो है, EFS EC2 इंस्टेंट जो सेकंड है, अमेजॉन लिनक्स वाला, ठीक है, अमेजॉन लिनक्स वाला, मैं क्या करूंगा, इसको माउंट करूंगा, इसको माउंट करूंगा इसके साथ, ECFX के साथ। तो मैं दूसरे मशीन से जो मैंने इसमें किया है वो देख सकूंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, तो अब आपको आपके मशीन पे आना है। देखो ये तो हो गया पहला मशीन, अब सेकंड मशीन। ठीक है, तो ये फिलहाल रिस्टार्ट बोल रहा, तो इसको टाइप करना पड़ेगा, R स्टैंड फॉर रिबूट द सेशन, EC2 यूजर है। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं आ गया, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे सेम कमांड टाइप करना है। कमांड कौन सा, sudo है, sudo su हाइपन, क्या टाइप। उसके बाद इसको माउंट करने के लिए, मीन्स इसको इलास्टिक फाइल सिस्टम का सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो टाइप करना पड़ेगा आपको, sudo yum इंस्टॉल, है, -y। आप याद कर सकते कमांड, है ना, कोई बड़ी कमांड नहीं है, अमेजॉन, AMAZON, अमेजॉन। उसके बाद -EFS, हाइपन क्या, यूटिल्स, यूटिल्स ये कमांड है, एंटर करो। देखो आपका क्या हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा पैकेज। सॉफ्टवेयर से अच्छा वर्ड है पैकेज, पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप माउंट कर सकते हो, बट बिफोर माउंटिंग इसके अंदर भी एक फोल्डर हम बनाते हैं। कौन सा फोल्डर बनाते हैं, हम बनाते हैं sudo, फोल्डर बनाना है मुझे, mkdir डायरेक्टरी बनाते हैं, EFS, इसके अंदर भी EFS नाम की डायरेक्टरी बनाती, जो मैंने अभी बनाई। बनाने के बाद क्या करना है, सेम जो चीज है, देखो कौन सा, यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे, यहाँ पे आपने जो लिखा था सुडो माउंट, इसको कॉपी करना है, उसमें जाके पेस्ट करना है, मुझे माउंट करना पड़ेगा ना। इसके अंदर मैंने EFS नाम का एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर EFS नाम का मैंने फोल्डर बनाया, इसमें भी बनाया ना EFS, फोल्डर का नाम है EFS। ये फोल्डर मुझे इस स्टोरेज के साथ माउंट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी पेस्ट करना है फिलहाल, और एंटर कर देना है। ये देखो ये माउंट हो गया सक्सेसफुली। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में देख लेता, LS देख लेता, LS लिस्टिंग, इसमें EFS आ गया, मीन्स मेरा फोल्डर जो बनाया मैं वो माउंट हो गया उसके साथ। अभी क्या करना है, अभी एकदम सिंपल है, चेंज डायरेक्टरी करनी है, CD, और आपने लिखना है EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। EFS मीन्स आपका जो फोल्डर का नाम है वो, आप अभी फोल्डर में आ चुके हो, देखो EFS में आ चुके हो। अभी आपने देखना है LS, कौन सी फाइल प्रेजेंट है, देख रहा है आपको, ये फाइल प्रेजेंट है ना इतनी सारी, ये फाइल यहाँ पे भी प्रेजेंट ही, यहाँ पे भी प्रेजेंट ही, LS देखो ना, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, LS देखो आप, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अब मैं देखता यहाँ पे कैटलॉग देखता, viraj1.txt, इसका मैं रीड कर पाता क्या, रीड कर पा रहा मैं, रीड कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा, कर पा रहा, देखो ना आ गया ना यहाँ मशीन पे। तो क्या हो गया,
दोनों मशीन की रिसर्च रिसोर्सेस है वो मैंने एक ही सिस्टम में, फाइल सिस्टम में शेयर की है। उस फाइल सिस्टम का नाम है इलास्टिक फाइल सिस्टम, ईएफएस बोला जाता है। ये सिर्फ लिनक्स के लिए यूज होती है। अब इसका एडवांटेज क्या है? बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स मीन्स क्या? आपका बहुत ज्यादा डेटा अगर जनरेट हो रहा, बहुत सारी मशीन है, सभी मशीन का डेटा जनरेट हो रहा, तो डेटा एक कॉमन जगह पे कैसे स्टोर होगा? तो कॉमन जगह पे स्टोर करने के लिए ये फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ईएफएस। इससे आपका काम हो जाएगा। बहुत सारी मशीन है, सभी मशीन का डेटा एक ही जगह पे आप क्या करोगे? लाओगे, ठीक है, शेयर करोगे, इलेक्ट्रिक फाइल सिस्टम, ठीक है। बट ये कहाँ पे होगा? सेम अवेलेबिलिटी जोन और सेम रीजन में होगा। मैंने सिंगापुर रीजन लिया ना, तो सिंगापुर रीजन के अंदर ही चलेगा काम। आपने बोला सिंगापुर रीजन का डेटा ईएफएस से मुंबई के साथ शेयर करो, नहीं, वैसे पॉसिबल नहीं है। सिंगापुर में आप जितना मर्जी चाहे उतना मशीन क्रिएट करो, लिनक्स की मशीन क्रिएट करो, उसका डेटा शेयर कर सकते हो आप एक जगह पे। उसको ही बोला जाता है इलास्टिक फाइल सिस्टम। बहुत ही सिंपल लैब है, इसको क्लियर करना है बस, हो गए। इसके चार्जेस मैंने आपको बता दिए। इसके चार्जेस पर जीबी होते हैं, है ना। तो आपने फॉर एग्जांपल इसमें अभी क्या करना है? एलएस लिस्टिंग की आपने लिस्ट देखा, इतना फाइल प्रेजेंट है, चलो विम एडिटर का यूज करते हैं हम। फाइल उठा देते हैं कुछ, या बना देते हैं एक नई फाइल, MKDIR, मेक डायरेक्टरी। मेरे नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ, है ना, विराज। ये फोल्डर यहाँ पे दिखता है क्या? देखते सेकंड मशीन में एलएस करता हूँ। ये देखो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये मैंने जो फोल्डर बनाया वो दिख गया यहाँ पे, ठीक है। मैं बनाता हूँ टच, टच डॉट विराज। इसको बोला जाता है हिडन फाइल। ये दिखती है क्या? नहीं दिख रहा डॉट विराज। एलएस आइपन ये करता हूँ, दिख जाएगा डॉट विराज, दिख रहा अभी आपको? डॉट स्टैंड फॉर हिडन फाइल। हिडन फाइल भी मैं देख सकता हूँ, इधर मुझे हिडन फाइल देखनी है, एलएस आइपन ए, हिडन फाइल दिख गई मुझे, डॉट विराज नाम की फाइल, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो काम। यहाँ पे आप चेंजेस करोगे, वो कॉमन स्टोरेज बन गया। दोनों मशीन के लिए स्टोरेज क्या हो गया? अभी कॉमन हो गया। इसमें आप कर सकते हो विम एडिटर, कोई भी फाइल उठा लो, विराज 10.txt, एक फाइल उठा ली मैंने। इसके अंदर मैंने क्या किया? कॉपी पेस्ट किया, और और कुछ कॉपी पेस्ट करना है मुझे। फॉर एग्जांपल सिलेबस है ये मेरा पूरा का पूरा सिलेबस, लिनक्स का अपकमिंग सेशन के लिए, इधर मुझे पेस्ट करना है। ओके कर दिया मैंने। फिलहाल मैं एस्केप करना है, शिफ्ट दबा के WQ लिखना है, ये सेव हो जाएगा। हो गया सेव। अब यहाँ पे चेक करता आया है कि नहीं आया है, तो मैं करूंगा क्या? टाइप करूंगा कैट, कैट स्टैंड फॉर कैटलॉग, विराज 10.txt। दिख रहा आपको? यही मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, ठीक है। तो लैब हो गई। अब लैब को डिलीट कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करो? EC2 इंस्टेंट को टर्मिनेट कर दो। किसको टर्मिनेट कर दो? EC2 इंस्टेंट को। पहला इंस्टेंट, दूसरा इंस्टेंट, टर्मिनेट द इंस्टेंस फर्स्ट। हो गया टर्मिनेट, राइट। उसके बाद EFS पे जाओ, इसको क्लोज करो, ठीक है, और फाइल सिस्टम के ऊपर क्लिक करो, लिया। और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है इसको। और डिलीट करने के लिए बता रहा आपको आईडी को टाइप करना पड़ेगा, तो ठीक है, आईडी को टाइप कर देंगे हम, और कंफर्म बोल देंगे, आपका लैब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीटिंग माउंट टारगेट्स, ये अभी डिलीट हो रहा है, तो आपका लैब डिलीट होना है। अभी देखो ये टर्मिनेट हो चुकी है इंस्टेंट, आप देख सकते हो रिफ्रेश करके, है ना। ये क्यों करना है डिलीट आपको इमीडिएटली? क्योंकि आपको बिल नहीं आना चाहिए। देखो दोनों भी टर्मिनेट हो गए, और यहाँ पे ये भी फाइल सिस्टम भी डिलीट हो गई, ठीक है। ये भी आपका यानी आपके पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको बिल नहीं बनेगा आपका। तो देखो यहाँ पे ये बंद हो चुका है दोनों भी, क्योंकि हमने टर्मिनेट किया है ना पूरा का पूरा। तो लैब लैब हो गई है आपकी।